जो बात आपने फार्म 45 की जी, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है गुफ्तगू हो रही थी। पीटीआई ने भी ये शिकायत की और वैसे भी इस शिकायत के तनाजुर में अज़राए तफन्नुन वैसे भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी की शिकायत जो है वो कामन होती चली जा रही हैं, शायद आगे दोस्ती भी कामन हो जाए। जो 45 के हवाले से बात है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जानिब से कुछ देर पहले बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुई कि फार्म 45 सिग्नेचर्ड जो है वो हवाले किया जाए पोलिंग एजेंट के और फार्म 45 के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। देखिए, चूंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट सामने आ गया है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, और अब अगर किसी पोलिंग स्टेशन के किसी फार्म 45 नहीं होंगे तो बहरहाल वो एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन हो जाएगी उस पोलिंग स्टेशन के हवाले से या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। स्पेशल चीज़ें इसलिए बन रही हैं, अभी जो हम इस वक्त शो कर रहे हैं 9:45 बज रहे हैं, ठीक है, रात के, और 5 बजे पोलिंग पूरी हो गई है। पोलिंग पर रिजल्ट आने के बाद आपको फार्म 40 हर एजेंट को, हर कैंडिडेट के एजेंट को देना है। फार्म 45 वो नहीं दे रहे हैं आप, तो ये गलत है। तो वो फिर चीखेंगे लोग। ये जो बात आपने आखिर में की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट के क्यों नहीं बैठ रही, क्या मामला होनी है मुलाकात वजीर आजम और पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है, और मेरे साथ रोजाना की तरह एमबी सोमरो शो में शरीक हैं। एमबी सोमरो साहब खैर खैरियत से हैं? एमबी सोमरो साहब, गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाबात का अमल था, वोटिंग का अमल था, अल्लाह ताला के फजल करम से बखूबी वो सरअंजाम हुआ, और उसके बाद अब काउंटिंग का सिलसिला जारी है, नताइज के आने का सिलसिला जारी है। इस सारे अमल में यानी कि जो कंपेन्स हुई उसके हवाले से, आज का जो पोलिंग डे था उसके हवाले से, और अब तक के जो इब्तदाई नताइज आने का सिलसिला है, इस हवाले से ज़रा देखने वालों को बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, खबर क्या है। देखिए, आज एक तो अच्छी बात ये हुई कि गिलगित में जो इंतखाब हो रहे हैं 24 हलकों पर, वो बेशतर पुरअमन तरीके से हुई हैं। कोई बड़ा वाक़या, कोई फौतगी या कोई झगड़े फसाद इतने नहीं हुए, तो वो पुरअमन तरीके से पोलिंग मुकम्मल हुई है। मगर उसके बाद सुबह को और शाम के बाद पीपल्स पार्टी की शिकायतें आ रही हैं। नेयर बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पोलिंगों पर फार्म 45 नहीं दिया जा रहा, उनको कह रहा है वेट करें। तो ये उन्होंने पीपल्स पार्टी ने शिकायत की है। सुबह को पीपल्स पार्टी के, आपको पता है, इलेक्शन के सारे मामलात को पहले ताजेदर साहब देखते थे, तो अब चौधरी मंजूर साहब देखते हैं। तो चौधरी मंजूर साहब एक पोलिंग स्टेशन पे गए, तो वो पोलिंग स्टेशन अचानक रात के टाइम एक जगह से उठाकर पहाड़ों के ऊपर कर दी गई थी। वो उनके बकौल तो वो पोलिंग जो है वो पीपल्स पार्टी के असर वाली पोलिंग स्टेशन थी, तो वो पीपल्स पार्टी, यानी कि पोलिंग स्टेशन ही रातों रात चेंज हो गया। और दूसरी पोलिंग पे आजिज धामरा थे, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हर 25 मिनट के बाद किसी एक वोटर को जाने दिया जा रहा है। अच्छा, यानी कि पोलिंग डिले थी। जी, तो वो नहीं, डिले नहीं, वो वोटिंग का अमल स्लो है, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के वोटर ज़्यादा हैं, जैसे कम वोट डाल सकें। तो चौधरी मंजूर को हमने ये भी कहते हुए सुना कि रात के भले 2 बज जाए, आप पोलिंग पे खड़े हैं, आप वोट किए बगैर उठना नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की पीपल्स पार्टी, अभी जो इब्तदाई नताइज आए हैं। अच्छा, नताइज में जाने से पहले मैं अपने देखने वालों को, जो बात आपने फार्म 45 की जी, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है गुफ्तगू हो रही थी। पीपल्स पार्टी पीटीआई ने भी यही शिकायत की, और वैसे भी इस शिकायत के तनाजुर में अज़राए तफन्नुन वैसे भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी की शिकायत जो है वो कामन होती चली जा रही हैं, शायद आगे दोस्ती भी कामन हो जाए। बहरहाल जो 45 के हवाले से बात है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जानिब से कुछ देर पहले बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुई कि फार्म 45 सिग्नेचर्ड जो है वो हवाले किया जाए पोलिंग एजेंट के, और फार्म 45 के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ये एक थी जो तस्दीक करनी थी, जो लोगों को ऐड करना था। मगर ये कहना और करना और उसको अमली तौर पर यकीनी बनाना, ये अलग। अच्छा, देखिए, चूंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट सामने आ गया है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, और अब अगर किसी पोलिंग स्टेशन के किसी के फार्म 45 नहीं होंगे तो बहरहाल वो एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन हो जाएगी उस पोलिंग स्टेशन के हवाले से या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। जो इब्तदाई चीजें इसलिए बन रही है, अभी जो हम इस वक्त शो कर रहे हैं 9:45 बज रहे हैं,
ठीक है, रात के, और 5 बजे पोलिंग पूरी हो गई है। पोलिंग पर रिजल्ट आने के बाद आपको फॉर्म 40 हर एजेंट को, हर कैंडिडेट के एजेंट को देना है। फॉर्म 45 वो नहीं दे रहे हैं आप, तो ये गलत है। गलत है। तो वो फिर चीखेंगे लोग। और लेकिन ये जो चीखने का मामला है और जिस पे सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को है, इस पे भी बात करते हैं। तो अभी जो इब्तदाई नताइज आपकी नज़र से गुजरे हैं, उसके हवाले से ट्रेंड क्या है? आपके पास कोई खबर भी है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज की क्या सूरत हाल जी, है? अभी पीपल्स पार्टी का अभी 1 मिनट पहले एक वीडियोस आए हैं, स्कुर्दू में पीपल्स पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो मतलब वो पीपल्स पार्टी वाले ये कहना चाहते हैं, वीडियो भेजें, वो सीट वो जीत चुके हैं स्कर्दू में। जी। तो अब जो इस वक्त तक हमारे पास आए हैं, मतलब जहाँ पे 80 है, कहीं 90 हैं, कहीं 53 पोलिंग स्टेशन हैं, कहीं 31 भी हैं, मगर उनमें से तकरीबन 5, किसी में 10, किसी में 15 पोलिंग्स के नताइज आए हैं। ठीक है। तो वो इन नताइज पर कोई राय नहीं कायम हो तजिया सकती। करना या राय कायम बिल्कुल करना दुरुस्त। वो अच्छा नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। मगर जो इब्तदाई 1-2 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आने के बाद जो उम्मीदवार आगे थे, पीछे थे, वो ट्रेंड, हाँ, उनको देखकर मतलब 7 से 8 हल्के ऐसे हैं जहां पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं। ठीक है। 5 से 6 हल्के ऐसे हैं जहां पे नून लीग के कैंडिडेट आगे हैं, और 3 के करीब ऐसे हैं जहां पे इस्तेकाम पार्टी के आगे हैं। एक हल्का ऐसा है जहां पर वहदतुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट आगे हैं। ये तकरीबन 4 से 5 हल्के ऐसे हैं जहां पे इंडिपेंडेंट आगे हैं। इंडिपेंडेंट आगे जी। तो इस सारे, वो इंडिपेंडेंट से मुराद तहरीक इंसाफ ली जाए या इंडिपेंडेंट? अब ये इस वक्त बाइफर्केशन करना थोड़ा मुश्किल ठीक है। अच्छा, सही देखने वालों के लिए कि ये गिलगित बल्तिस्तान की जो कुल असम्बली है, जो हलके हैं, कितने हलकों में इलेक्शन बराह रास्त हुए हैं और कुल असम्बली की सीटें कितनी हैं? गिलगित बल्तिस्तान असेंबली टोटल 33 मेंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें डायरेक्ट हलके जहां पे आज इंतखाब हुए हैं वो 24 हैं। ठीक है। उसमें 6 खवातीन की नशस्तें हैं और 3 अपना टेक्नोक्रेट्स की है, मगर 9 जो है मखसूस नशिस्तें हैं और 24 बराह रास्त वो इलेक्शन। 24 जो सीटें लेंगी जो पार्टीज, वो 9 सीटें उसमें तकसीम और हुकूमत बनाने वाली पार्टी को कितनी 13 सीटों पे हुकूमत जी, बनेगी? इतनी 13 सीटें नहीं, 24 में है तो कुल तो 33 में से हुजम आएगा ना जी। 33 का हो जो तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन कोई 17 के करीब जिनके पास सीटें होंगी वो हुकूमत बना पाएंगे। अब देखना ये है कि नताइज क्या आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ चलते चलते मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि अब वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कल मैंने, अब ना जाने वो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हैं या नहीं है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आती है या नून लीग आती है तो आने वाला वक्त बताएगा और नताइज हतमी बताएंगे। लेकिन ये बात भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग मिल के जीबी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। अगर ये हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो है वो पीटीआई की तरफ टिल्ड कर रहा है। अच्छा, अब इसी बात में, इसी कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे चलूं कश्मीर की तरफ? नहीं, देखिए, अगर मगर का मामला नहीं है। जो इंडिपेंडेंट आगे हैं वो अक्सर तौर पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता है। ठीक है। ठीक, जिनको आपने कैंपेन का बराबर का हक नहीं दिया। और हम तवातुर से ये बात कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। कल मैंने एक बात की थी, आपने मुझसे बार बार जोर देकर ये पूछने की कोशिश की तो मैं आपको बताऊं कि कल कौन जीतेगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो हालात या तरीक़ेकार है उसको देखकर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुश्तरका हुकूमत बनानी पड़ेगी। मैंने ये कल आपको, जैसे मरकज में है। हाँ, अभी आज जो इस वक्त तक ट्रेंड आ रहा है, सूरत हाल वहां पे जा रहा है। जो आप कह रहे हैं ये दिलचस्प चीज़ है। आप एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ सोच रहे हैं ना, आप सिर्फ इस तरह भी सोचें, नून लीग की सीटें हैं। अगर इस्तेहकाम पार्टी
कुछ सीटें ले लेती है, और कुछ इंडिपेंडेंट अगर एक दो ऐसे आते हैं जो पीटीआई के नहीं हैं, तो नून लीग, इस्तेकाम पार्टी ये हुकूमत बना सकते हैं। बना सकता है। ठीक है, हुकूमत की इस्तेकाम फॉर्मेशन पार्टी पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं जाएगी ना। देखिए मेरी बात सुने, ये सियासी जमातें हैं, इनका कोई पता नहीं लगता कौन किधर चला जाए, बाकी लेकिन इशू एक है, बाकी वो जो आप जो पीटीआई की बात कर जो रहे इशारा आपका है हैं जी, जो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, देखिए पीटीआई ये गिलगित है, गिलगित के जो वहाँ पे पीटीआई के आशीर्वाद से खड़े हुए हैं, हिमायत से खड़े हुए हैं, वो अक्सर तौर पे ऐसे जो मरकज़ में आपकी सियासत है ना, वो वहाँ पे प्रवेल नहीं करती। वहाँ पे उनको जो अच्छा लगेगा, ये ऐसे नहीं है कि वो नून लीग के पास नहीं जा सकते। ठीक हो गया, ठीक वो हो जा गया, सकते हैं, जा सकते हैं। आजाद उम्मीदवार तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले और दूसरे नंबर पे अब तक जो ट्रेंड नजर आ रहा है, तो हो सकता है जीबी में भी वही इत्तेहाद हो, लेकिन बहरहाल उसमें मेरी बात अपनी जगह पे है कि मरकज में पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सहूलतकारी की हुई है नून लीग की हुकूमत में। हुकूमत का हिस्से का मतलब ये कि आप काबीना का हिस्सा हो, इत्तेहादी है उसकी। इत्तेहादी। अच्छा, अब अगली बात कि ये जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, इसके ऊपर बड़ी इजलास हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, को फैसल राठौर साहब जो है उनकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी गुफ्तगू हुई है। वो जो गुफ्तगू उनकी आपस में हुई है, उसके हवाले से आपके पास अंदर की खबर क्या है, वो भी शेयर करें। देखें, आज सिर्फ नहीं हुई है, कल रात देर गए तक आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत की इंचार्ज पॉलिटिक्स को फरियाल तालपुर साहबा के पास है। तो कल 2 रात गए तक इजलास, पहला सेशन हुआ, उसके बाद दूसरा सेशन हुआ, फरियाल तालपुर साहबा ने सदारत की। आज दोबारा बिलावल भुट्टो साहब की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें फरियाल साहबा भी थी और जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राठौर साहब ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो साहब ने आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन पे एक तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि वो इसका हल निकालें, और वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा और हल कैसे निकालें, असेंबली के थ्रू निकले और बातचीत के ज़रिए निकालेंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पर हिदायत। अच्छा मेरी बात सुने, अब बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दे दिया, बयान देने के लिए तो लीडरान हर टाइम तैयार होते हैं ना जी। फिर जब क्राइसिस में आते हैं तो फिर उनको आइन, पार्लियामान, जमहूर, अवाम, हकूक सब याद आते हैं, और जब इनके अपने मफादात होते हैं कि जिस तरह इन्होंने अपने केसेस से निकलना होता है, तो फिर कानून साजियाँ रातों रात हो जाती हैं, आइनी तरामीम भी हो जाती हैं। हमने खुद इसे होते देखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड गोशगुजार करना चाहता हूँ और आपके तवज्जो से देखने वालों को, कि फैसल राठौर साहब जो इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एजे के हैं, फैसल राठौर साहब उस कमेटी का हिस्सा थे जो मरकज़ की और एजे के की बनी थी, जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करती रही, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब थे, और चौधरी अनवारुल हक साहब की कैबिनेट में वजीर थे मौसूफ, और इन्हीं के थ्रू चौधरी अनवारुल हक साहब को एक सपोर्ट दी गई थी कि वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप लें, जबकि चौधरी अनवारुल हक साहब उस वक्त पीटीआई से उनका ताल्लुक था और पीटीआई से वो इलेक्ट होकर आए थे, उस वक्त वो उसकी काबीना का हिस्सा थे। अब वो तमाम एक्सपीरियंस, वो तमाम मुज़ाकरात का फैसल राठौर साहब ऐनी शाहिद भी हैं और इसका हिस्सा भी हैं। क्या अजीब मामला है कि आप सारे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं और आप इतने विजनरी पॉलिटिशियन हैं कि आप जॉइंट एक्शन कमेटी के मामलात को हैंडल नहीं कर सके, फिर आप अदम एतमाद में आ गए और आपने अपनी हुकूमत बना ली और आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप फिर भी इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सके और आपको उस जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना पड़ा। आज आप कहते हैं कि जी वो उनके हटदर्मी है, और फिर बिलावल साहब कहते हैं कि जी हमें पार्लियामान से रास्ता निकालना चाहिए, मुज़ाकरात से निकालना चाहिए। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, निकालना चाहिए, लेकिन ये बात वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या किसी और को क्यों कर रहे हैं? भाई आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वहां पे, और पीपल्स पार्टी ने अनवारुल हक साहब को पूरी सहूलतकारी दी है, उसका इत्तेहादी रहे हैं हुकूमत में, तो आपने उस वक्त एड्रेस क्यों नहीं किया मामले को? ये है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को ही हिदायत की है। मैं कल भी आपको ये थी, देखें एक्शन कमेटी को आप
कालादम करार देने से मसला हल हो जाता है, तो करके देखें भाई। मुझे याद है मैं नवाब भुट्टी के पास गया था, आखिरी में 17 दिन 17 रातें वहाँ पे था। नवाब साहब ने जो चौधरी शुजात साहब की सरबराही में डेलीगेशन आया था, सिर्फ 14 मुतालबे किए थे। आपको पता है कि नवाब भुट्टी को शहीद करने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आज़ाद हुकूक बलूचिस्तान आया, आपने 100 नुकात उनके मंजूर किए, बलूचिस्तान में आग बुझी है। भाई ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं, और हुक्मरानों को तो इक़्तिदार में होते वक्त तहम्मुल, भाई अगर कोई आपका शहरी कोई बात कर रहा है तो उसको तहम्मुल से सुनो ना। आपको ये हक नहीं है कि किसी शहरी के आवाज उठा रहा है, गलत ही उठाए, उसको दलील के साथ रद्द करें। आप ताकत के साथ कुचलेंगे नहीं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। ताकत के साथ कौन कुचल रहा है इस टाइम? हुकूमत किसकी आजाद कश्मीर? कालादम करार क्या है इस वक्त आजाद कश्मीर में? हुकूमत किसकी है सर? सर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की तो है। सुन तो लेना। हाँ। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, पार्लियामान की बात कर रहे हैं, कर कौन रहे हैं? बिलावल साहब। किसको कह रहे हैं? फैसल राठौर साहब को। फैसल राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर एजे के हैं, तो फैसल राठौर साहब ने कलअदम होने का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? क्यों बिलावल साहब ने उस वक्त इंटरवीन नहीं किया? आज वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करूंगा। बात यह साईं कि जिस वक्त ये नोटिफिकेशन हो रहा था, फैसल राठौर साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या आतिफ रियाल तालपुर साहिबा को एतमाद में लिया। सबसे पहले तो फैसल राठौर साहब से यह पूछना चाहिए। फिर क्यों बिलावल साहब आज कह रहे हैं कि गुफ्तगू से रास्ता निकालें? हम तो इसके हामी हैं, निकालें। आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया राठौर साहब? आपने क्यों मुज़ाकरात नहीं किए? क्यों कंक्लूजन नहीं किया? ये तो देखिए, ये उनसे पूछने की जरूरत है आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम से। कल भी मैंने यही बात की थी। देखें हमारे पास, मैं हिस्ट्री के आप फिर तब जाते हैं तो मैं इसलिए मैं बहुत सारे मिसाल दे सकता हूं जहां जहां पे आपने कुचलने की कोशिश की। लियारी ने भी आपने काम किया था ना। सही। फिर आप मेरी गुजारिश सुने। हाँ। मैं कब कह रहा हूं कि कुचलें जी? मैं ये कब कह रहा हूं कुचलें? मैंने तो कहीं नहीं कहा। हाँ। देखिए मेरा सवाल है कि आप उस सवाल की तरफ नहीं आते। आप कहते हैं जी जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरा सवाल ये जबरदस्ती कौन कर रहा है? मेरा सवाल ये सर मेरी बात आप ये बात नहीं, मैंने राठौर साहब की बात की है। राठौर साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। और क्या है? अल्लाह आपका भला करे। कलअदम नोटिफिकेशन निकालने के वाले राठौर साहब ने जिस वक्त नोटिफिकेशन निकाला तो क्या आतिफ रियाल तालपुर साहब को इत्मीनान में नहीं लिया होगा? क्या बिलावल साहब को इत्मीनान में नहीं लिया होगा? उसूलन तो ऐसे नहीं होता। इसी नुक्ते के ऊपर मैं प्रोग्राम क्लोज करना चाहता हूं क्योंकि टाइम भी बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात करना। जी बिल्कुल टाइम एंड है। गिलगित बल्तिस्तान के खास तौर पर जो इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट थे, आज आसिफ अली जरदारी साहब के साथ वजीर आजम की मुलाकात थी। मेरे इतलाक के मुताबिक आज वो मुलाकात कैंसिल हो गई है। आज शाम तक वजीर आजम को बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात उनकी हो जानी चाहिए थी। वजीर आजम लाहौर में थे, बिल्कुल ठीक हो गया, आए हैं, मगर वो मुलाकात नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक। आज फॉरेन ऑफिस में पीपल्स पार्टी के वफद की नायब वजीर आजम के साथ मुलाकात हुई है। वो बजट के मामलात पर पीपल्स पार्टी और उनके इख्तलाफात अभी भी कायम है। बिल्कुल ठीक है, नहीं हो सके। आपकी गुफ्तगू सामने आ गई। ये जो बात आपने आखिर में की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट के क्यों नहीं बैठ रही, क्या मामला, इसके ऊपर तफसीली थोड़ी आज रात तक होनी है मुलाकात वजीर आजम और पीपल्स पार्टी। जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होगी हम अपने देखने वालों को इस प्लेटफॉर्म से स्टोरी देंगे, चीज़ें इंफॉर्मेशन देंगे, चीज़ें शेयर करेंगे। आखिर में फैसल मुमताज़ राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर एजे के, मैं आपको गुजारिश करता हूं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आपने जो कलअदम नोटिफिकेशन जारी किया उसके जो भी मुहर्रिकात हैं, जो भी हकाइक हैं, आप अगर हमारे स्क्रीन के थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म से अवाम नास को बताना चाहें तो हम हाजिर हैं। आप जब चाहें हम आपके साथ शो करने को तैयार हैं। नाज़रीन कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।